देखिए, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ टू लर्न बेटर। कैसे हम लर्न कर सकते हैं। ये बड़ी इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं। असल में होता क्या है कि कोई भी आप चीज़ करते हैं, हम अपने तौर पे तो जाहिर है कि सारी ज़िंदगी से लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन कुछ टेक्निक्स होती है, अगर उसको अप्लाई किया जाए तो वही काम जो हम कर रहे हैं अपने तौर पे उसको बेटर फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मुख्तलिफ जर्नल्स, मुख्तलिफ जगहों से रिसर्च करके ये मैंने बनाई है, ताकि इसका फ़ायदा जो है ना सब लोगों को हो सके, क्योंकि बाद में ये वीडियोस हम यूट्यूब पे भी डाल देते हैं, तो इसका बेनिफिट जो है ना और लोगों को भी पहुंच सकता है। तो सबसे पहले, क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश होती है जब भी मैं कोई टॉपिक को डिस्कस कर रहा होता हूँ, तो मेरी जो अवलीन ख्वाहिश होती है वो ये होती है कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं पहले उनको क्लियर किए जाए और चीज़ों की डेफिनेशंस बता दी जाए, ताकि समझने में आसानी हो कि भाई वो चीज़ें हैं क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है। देन वी प्रोसीड स्लोली। जहाँ तक रही बात कि आप इसको कैसे अप्लाई करना है, देखिए एक तो ये होती है टेक्निक, कि बेसिक टेक्निक है किसी भी काम को करने की। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उसको अप्लाई करना होता है, उन टेक्निक्स को सामने रखते हुए अप्लाई करना होता है आपको। आपको पता है कि जितने भी लोग हैं, अगर अगर आप समझे पाकिस्तान में, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो अगर आप क्रिकेट को देखें तो जो लोग होते हैं जो खेल रहे होते हैं, जो आपको लगता है मैदान में बड़े छक्के चौके मार रहे हैं, वो उस तरह की शॉट्स लगाने की, एक एक टाइप ऑफ शॉट्स लगाने की थाउजेंड्स ऑफ टाइम उसकी प्रैक्टिस करके आए होते हैं। तब जाके वो शॉट इतना परफेक्ट होता है कि उसको मैच के अंदर वो लगा सकते हैं। तो इसी तरह ये भी एक टेक्निक है, लेकिन इसको सीखना, इम्प्लीमेंट करना और उसके ऊपर फीडबैक लेना, ये उसी वक्त पॉसिबल है कि आप ग्रुप्स में अपनी चीज़ें शेयर करें, प्रॉब्लम डिस्कस करें। उसमें कुछ इश्यूज हैं जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, वो मैं सॉल्व कर दूंगा, या नहीं तो मुख्तलिफ जगहों से उसके सोल्यूशन ढूंढ के आपको बता सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि इस टॉपिक्स को जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम उतना उसका प्रॉपर फ़ायदा नहीं उठा सकते। आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लर्निंग होती क्या है। तो जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग होती क्या है। लर्निंग क्या होती है कि एक इनटेक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन होती है, किसी तरह की भी लर्निंग को आप ले लें, वो इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप फॉर एग्जांपल कोर्स की बुक्स पढ़ रहे हैं, वो भी एक लर्निंग है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं, मतलब कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो वो भी एक लर्निंग है। तो लर्निंग में हमेशा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, और उसको आप कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे होते हैं। और वो स्टोरेज के इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लर्न कर लिया। मतलब हमने देखी एक चीज़, इन्फॉर्मेशन ली और उसको स्टोर कर लिया अपने पास। लेकिन इसको करना क्या चाहिए, इसका जो स्टैंडर्ड प्रोसेस और क्या होता है इसका। इसका स्टैंडर्ड प्रोसेस ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं उसको एनकोड करना चाहिए, यानी एनकोड करके एक फॉर्मेट में कि भाई ये चीज़ इस मकसद के लिए पढ़ी गई, इसका ये रीज़न था, ये सब चीज़ें हमें एनकोड करनी चाहिए। फिर उसके बाद हमको उसको उस जगह रिकॉर्ड करना, स्टोर करना चाहिए जहाँ से कि हम उसको किसी भी वक्त पे, वक्त ज़रूरत उसको रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसको रिट्रीव यानी ऐसी जगह उसको स्टोर करें कि जहाँ, और उसको आप मेक श्योर कि आप यू हैव स्टोर्ड इन द राइट पोजीशन। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि उसके बारे में आप सवालात अपने आप से खुद ही करें और उसके जवाब देने की कोशिश करें। तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जो आपने नॉलेज या इंफॉर्मेशन स्टोर की है, वो कितना जो है वो उसका इफ़ेक्ट हुआ है आपके ऊपर, ठीक है ना। और सबसे अच्छा जो लर्निंग का प्रोसेस होता है कि आप उस प्रोस्पेक्ट से पढ़ें, इस अंदाज में लर्निंग करें कि आपको वो चीज़ दूसरों को सिखानी है। इस अंदाज में अगर आप सीखेंगे तो आपको जो रिज़ल्ट है उसका ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट उसका मिल सकेगा। राइट। अच्छा, लर्निंग स्ट्रेटेजी के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जो यही मैंने कहा टेक्निक्स है, इसको अप्लाई करना चाहिए। जब इसको अप्लाई करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि तो ही हम उस चीज़ को ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए कि गोल सेटिंग, ये चीज़ मोस्टली बड़ी बेसिक होती है। हम कोई भी चीज़ उठाते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, कोशिश करते हैं इसका, लेकिन हम ये पहले डिसाइड नहीं करते कि भाई इसकी क्या, हमारे नज़दीक इसकी क्या क्या आउटकम है, हम उसकी किस लिए पढ़ रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। तो उसके लिए एक जो है वो एक पर्पस होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। हमने जो सेशन रखा है लर्निंग का, इसका पर्पस क्या है, हमें इसके हमारा क्या गोल है, टारगेट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए कि
अगर आपने सोचा है कि भाई भाई इस टॉपिक के ऊपर कोई इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं, आप इस टॉपिक के ऊपर आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें से ये है कि आप अपने लिए गोल सेट करें कि इस टॉपिक में से, ये इस बुक के अंदर से तो ये सीखना चाहता हूँ कि इसकी डिटेल्स क्या है, इसके अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ दी गई है, और इसका आउटकम ये होगा कि क्या आउटकम होना चाहिए इसका, ठीक है ना। ये चीज़ें हमें पहले से सेट कर लेनी चाहिए, ताकि हम जब स्टडी शुरू करें तो हमारे पास एक प्लान होना चाहिए। उसके बाद ये कि टारगेट ओरिएंटेड हमारी जो स्टडी है वो, या लर्निंग है वो, टारगेट ओरिएंटेड होनी चाहिए। टारगेट ओरिएंटेड ये है कि अगर ये सेशन मैंने आज किया, ये कंप्लीट किया, तो उसके बाद क्या हो जाएगा। अगर आप मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये टारगेट अपना बना सकते हैं कि आज के बाद में इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो उसको बस हल कर लूँगा अपने तौर पे। या अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं या कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो मेरा इसका आउटकम क्या होगा, इसके बाद क्या, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ होल प्रोसेस, प्रोसेस का क्या होगा। तो आपका जो भी गोल है वो टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए कि आज के बाद मैं उसको क्या चीज़ कवर कर लूँगा उसकी, ठीक है ना। ये एक सेकंड स्ट्रेटेजी होगी। थर्ड स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी ये हो गई कि हमें अपने लिए एक किसी भी जाने से पहले हमें उस सब्जेक्ट के बारे में, उस चीज़ के बारे में क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चंस मुख्तलिफ हो सकते हैं, मसलन कि इस सब्जेक्ट में से मुझे जो चीज़ सीखनी है, फॉर एग्जांपल इसका क्या आउटकम होगा, या किस तरह से मुझे उसको रिमेंबर करना है कि वक्त के ऊपर मैं इसको जवाब दे सकूं, या वो कौन सा टॉपिक है जिसके, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई इंग्लिश का सब्जेक्ट का या उर्दू के सब्जेक्ट का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो बुनियादी तौर पे आपका मकसद क्या है उसको लर्न करने का। मकसद ये है कि भाई इसमें से क्या चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्रामर है, स्टोरी है, ठीक है ना। व्हाट इज़ द आउटकम, तो आउटकम आपके पास होना चाहिए, और उस आउटकम के हिसाब से आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करना चाहिए कि इसमें कौन सा पार्ट ग्रामर का था, कौन सा पार्ट जो है वो स्टोरी का था, कौन सा पार्ट स्टैंडिंग का था। ये तमाम क्वेश्चंस आपके पास माइंड में प्रिपेयर होना चाहिए। इन क्वेश्चन से फ़ायदा क्या होता है, इन क्वेश्चन से ये फ़ायदा होता है कि जब आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग उन क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढना शुरू कर देता है। एक ऑटो रिस्पॉन्स पे आप चले जाते हैं। उस ऑटो रिस्पॉन्स की वजह से क्या होता है कि खुद ब खुद आपको, आपका माइंड जो है वो उस चीज़ का रिस्पॉन्स ढूंढना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो जब आप पढ़ रहे होते हैं उसी दौरान आपको उसके आंसर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको उसमें प्रिपेयर करके रखना चाहिए। एक ये उसके बाद जनाब दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, अगर उसमें कुछ इमोशंस आपके शामिल होना चाहिए। इमोशंस हम कैसे शामिल करेंगे अपने स्टडी के दौरान, इमोशन इस तरह शामिल करेंगे कि देखिए, जब आप प्योरली स्टडी कर रहे होते हैं तो एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही होती है जो आप इंटेक कर रहे होते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि इंफॉर्मेशन आ रही है, मुसलसल इंफॉर्मेशन आ रही है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसको रिमेंबर करना बड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। तो इसके लिए आपको इमोशंस प्रोड्यूस करने होते हैं। मैंने इमोशंस के बारे में आपको पहले भी बताया था कि इमोशंस बेसिकली क्या होता है, ये आपके अंदर पैदा होने वाली एक एनर्जी होती है, ठीक है ना। तो इमोशन की एक डेफिनेशन ये भी होती है, इट इज़ एनर्जी इन मोशन। एनर्जी एक मोशन में होती है। वो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, फॉर एग्जांपल आप खुश होते हैं तो एक आपकी खुशी की जो इमोशंस आपके अंदर पैदा होते हैं वो आपके अंदर एक एनर्जी पैदा करते हैं, आपके अंदर एक ख़ास एनर्जी पैदा होती है, आप खुश होते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी वजह से गमगीन है, दुखी है, तो आपके अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि ज़ाहिर नेगेटिव एनर्जी होती है। वो जो एनर्जी है, उस एनर्जी से आपने काम लेना होता है। अगर आप उसको सही ट्रेन करेंगे तो अपनी इस एनर्जी से आप बहुत सारे काम ले सकते हैं, और यही लेटेस्ट साइंस है। इसी वजह से, क्योंकि अब नॉलेज का पार्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आपको सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको इस अंदाज में करें ताकि आपको ज़्यादा उसका फ़ायदा पहुँचे। तो होता क्या है कि अगर आप स्टडी करने जा रहे हैं, स्टडी करने से पहले अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप अगर एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाएंगे तो आपको उस चीज़ को रिमेम्बर करने में, उस चीज़ को समझने में आसानी होगी। तो आप कोई ऐसा काम जो आप पसंद करते हैं करना, वो फ्यू मिनट्स के लिए, ये नहीं कि डोंट गेट कैरिड अवे, लेकिन फॉर फ्यू मिनट्स टारगेटेड आप वो काम करें ताकि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा हुई। वैसे अगर आप आज के बच्चों से पूछें तो क्या आपको पसंद है, तो सबसे पहले कहेंगे हमें गेम खेलना है, वीडियो गेम खेलना है। तो वीडियो गेम खेलेंगे तो फिर सारी लाइफ जब तक ख़त्म नहीं हो जाती, बिल्कुल गेम ओवर नहीं हो जाता, वो जब तक खेलते रहेंगे, इस तरह तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इस तरह की चीज़ों से नहीं आपको करना है पॉजिटिव एनर्जीज। कुछ ऐसी चीज़ों से करना है जो चीज़ें आप 5 मिनट के लिए करके
अपनी पॉजिटिव एनर्जी को प्रोवोक कर सकें। ये एक कोई फिक्स फार्मूला इसका नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ खा के खुश होते, या कुछ बात करके खुश होते, या छोटी सी कोई वीडियो देख के 5 मिनट के खुश होते, इस तरह से अपने आप को, इमोशंस को, टेंशंस को प्रोवोक करें ताकि जो है वो आपको उसका रिस्पॉन्स जब आए, यानी कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो, तो आपका लर्निंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो क्विक लर्न करने का ये तरीका है। अब वही मैंने बताया कि जैसे प्रोवोक करने के लिए आप बहुत सारे अपने चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें यूज़ ना करें जिससे कि आपको डिस्ट्रैक्ट हो जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि डिस्ट्रैक्शंस हमारे यहाँ बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी चीज़ लर्न कर रहे हैं, हमने फोकस कर लिया उसके पर, हमारी पूरी तवज्जो है, ऑल ऑफ अ सडन आपका मोबाइल बज गया, ऑल ऑफ अ सडन मैसेज आ गया, आप उसको छोड़ के मैसेज देखने लग गए, या कोई आ गया बातचीत शुरू कर दी आपसे। इस तरह आपकी जो है ना क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होती है। तो पढ़ने के लिए जब बैठे तो कैसा आप बैठे कि सारी डिस्ट्रैक्शंस को, जो पॉसिबल डिस्ट्रैक्शंस है जो हो सकती है, उसको अपने से दूर करेंगे। तो देखिए वो क्या असल में होता क्या है कि अगर आपने एक चीज़ करनी है, तो अगर आप उसको थोड़े टाइम करके इफेक्टिवली कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है बनिस्बत इसके कि आप डिस्ट्रैक्ट भी हो जाए, फिर दोबारा करें, फिर दोबारा से उसमें लॉस्ट हो जाए, लॉस्ट समवेयर। इससे क्या होगा, वो काम भी पेंडिंग रहेगा और आप उसको कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है ना? उस डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आपको जाना है, जहाँ आपके पास, कोशिश करें मोबाइल को दूर कर दें अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो ऐसे मैसेजेस है या एयरप्लेन मोड पे कर दें कि मैसेज ना आए, कॉलें ना आए। इस तरह की चीज़ों पे आप कर दें ताकि जो है ना आपका एक फोकस कुछ टाइम के लिए, जिस टाइम के लिए आप वहाँ बैठे उस टाइम के लिए फोकस उसकी तरफ हो जाए। और ऐसी जगह हो जहाँ सब लोगों का आना जाना ना हो, ऐसी जगह बैठ के पढ़ लें तो आप कम टाइम में ज़्यादा इफेक्टिवली स्टडी कर सकेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ होती है जैसे लाइट है। देखिए, ये भी एक स्टडी ऑलरेडी की गई है कि बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में मोस्टली कोशिश होती है कि यार बहुत ब्राइट लाइट में, जैसे सनलाइट में भी लोग जाके बैठ के पढ़ना शुरू कर दें, तो ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप बहुत ब्राइट लाइट में पढ़ें, क्योंकि ब्राइट लाइट में पढ़ने से आप जल्दी जो है ना टायर्ड हो जाते हैं। ये स्टडी करके देखा गया है कि बहुत ब्राइट लाइट में आप बैठे होते हैं तो जल्दी टायर्ड हो जाते हैं। इसी तरह से अगर लाइट टू डिम हो, इतनी डिम हो कि आपको बहुत गौर से चीज़ें देखनी पड़ रही है, तो वो चीज़ आपको स्ट्रेस कॉज करती है आपके ऊपर। तो आपके पास एक ऑप्टिमम लाइट होनी चाहिए, जिससे कि जो कि बिल्कुल मुनासिब लाइट हो, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत ज़्यादा कम हो, तो आपका लर्निंग प्रोसेस बेटर होता है। अच्छा, इसके अलावा जहाँ आप बैठे वहाँ का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? देखिए, ये सब हमारे वो फैक्टर्स हैं जो कि बहुत इफेक्ट करते हैं आपके लर्निंग प्रोसेस के ऊपर। ठीक है ना? टेम्परेचर अगर आपका टू हॉट होगा देन आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, टू कोल्ड होगा तो आप ऑब्वियसली या तो स्लीपी फील करेंगे या डिस्कम्फर्ट उसमें भी रहेगा। वहाँ भी एक टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए अगर आपने अपनी पूरी सलाहियतों को यूज़ करना है। ठीक है ना? इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसी सफोकेटेड स्पेस पे आप बैठे जहाँ से एरेशन नहीं है, किसी कोने की जगह में बैठे हुए, तो वहाँ पर भी आप जल्दी फटीग या टायर्ड फील करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन आपको चाहिए होती है मुसलसल। क्योंकि ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ जहाँ ब्रेन यूज़ होता है, ब्रेन आपको पता है कि इंसान की बॉडी का वो हिस्सा है जहाँ के मोस्ट ऑफ द एनर्जी और ऑक्सीजन ये ब्रेन यूज़ करता है, क्योंकि वो ज़्यादा फंक्शन करता है कंपेरेटिवली दूसरे पार्ट से। तो इस वजह से ऑक्सीजनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आपको ऐसी जगह बैठना चाहिए जहाँ पर के एरेशन का कोई सिस्टम सही हो, आपको ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रही हो। ठीक है ना? इसके अलावा किस पोस्चर में बैठना चाहिए, पोस्चर आपका क्या होना चाहिए? देखिए, पोस्चर आपका अपराइट होना चाहिए। जब भी आप स्टडी के लिए बैठे तो अपराइट पोस्चर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टेक लगा के लीन बैक होकर नहीं बैठना चाहिए, लेटना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप टू कंफर्टेबल पोजीशन में जाएंगे तो आप स्लीपी या ड्राउजी फील करेंगे। ठीक है ना? थोड़ी देर बाद आप ऑटोमेटिकली आपका फोकस कंसंट्रेशन लूज हो जाएगा। जितना आप अपराइट पोजीशन में रहेंगे उतना अच्छा आप क्विकली लर्न कर पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ होती है कि जी फोकस, जब आप कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, तो ये स्टडी करके देखा है कि फोकस लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पे नहीं कर सकते। अगर आप 2-3 घंटे, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा यार आज मैं 2-3 घंटे पढ़ूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 3 घंटे तक एक ही फोकस लाइन पे और एक ही फोकस पॉइंट पे हो और कंसंट्रेट करके पढ़ सके। होता क्या है कि जो स्टडीज़ की गई है, पता चलाया गया है कि जब भी कोई प्रेजेंटेशन लोग देखने आते हैं, तो उनको उनसे जब इस चीज़ की क्वेश्चन किया गया और पूछा गया, तो पता चला कि जी
उनको वो चीज़ें जो बिगिनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन में बताई गई थी वो अच्छी तरह याद थी, या एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन में जो चीज़ें बताई गई थी वो उनको अच्छी तरह याद थी। तो होता ये है कि बिगिनिंग में आप बहुत फोकस कर रहे होते हैं, उसको सारी बातें आपको याद हो जाती है। इस तरह से जब आखिर में जब प्रेजेंटर बताता है कि दिस इज माई लास्ट स्लाइड, तो उस वक्त फिर दोबारा लोग एक्टिव हो जाते हैं कि चलो प्रेजेंटेशन खत्म हो रही है, उसको दोबारा से आपका फोकस हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है कि दो पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर आपका कंसंट्रेशन जो है स्ट्रांग होती है। बाकी बीच में एक डिप आ जाता है, कम हो जाता है, आपका फोकस कंसंट्रेशन कम हो जाता है। और बहुत सारी प्रेजेंटेशंस में तो लोग वैसे भी जो है ना स्लीपी भी हो जाते हैं। तो कहने का मकसद है कि ये स्टडी करके ये बात की गई है कि ये दो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे फोकस ज़्यादा होता है और कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब ये बात है, अगर आपने प्रोग्राम ही बनाया 3 घंटे पढ़ने का, तो आप किस तरह से उसको अपने फोकस और कंसंट्रेशन को मैनेज करेंगे। तो उसका जो तरीकाकार वो ये होता है कि अपने उस ड्यूरेशन को स्मॉल सेशंस में ब्रेक कर ले, ठीक है ना। स्मॉल सेशंस में ब्रेक कर ले और उसको नॉट मोर देन 30 to 40 मिनट्स जो है वो जाने दें। 30 से 40 मिनट के दरमियान का एक सेशन रखें, उस सेशन के बाद एक छोटा सा ब्रेक लें। तो इससे क्या होगा कि जो कंसल्टेशन स्टार्टिंग और एंडिंग में 2 दफ़ा मिल रही थी, वो मल्टीपल टाइम पे आपको मिलेगी। फिर आप दोबारा जब फोकस शुरू करेंगे तो फिर आपको शुरू से वो चीज़ आपकी याददाश्त में ज़्यादा तेज़ी से जाएगी, क्योंकि आप फोकस्ड होंगे, कंसंट्रेट होंगे। और बीच में वो जो ब्रेक ले, आ, उस ब्रेक में यानी कि आप बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कि पानी पी सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, और थोड़ा सा एक वॉक अराउंड कर सकते हैं उसी रूम के अंदर जहाँ आप पढ़ रहे हैं, या थोड़ी देर के लिए आप बाहर जाके थोड़ा यानी स्काई वगैरह को देख के वापस आ सकते हैं। इस तरह की चीज़ों से क्या, उस ब्रेक के बाद से अब दोबारा आके आप शुरू करेंगे तो फिर दोबारा आपकी वो फोकस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये 30 मिनट्स के से ज़्यादा एक ड्यूरेशन में ना पढ़ें, अपने उसको ब्रेकअप करें, ठीक है ना। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। इसके अलावा जो है जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपको अच्छी तरह हाइड्रेट होना चाहिए, क्योंकि देखिए ज़रूरी होता क्या है कि ब्रेन जो है ना, अगर ब्रेन की जो फॉर्मेशन देखी जाएगी तो वो 80% ऑफ द ब्रेन इज़ वाटर। ब्रेन का 80% जो होता है वाटर पे कंसिस्टेंट होता है। तो होता क्या है कि अगर आप 80% से कम लेवल पे चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन की वजह से एक तो आप फटीग यानी थकान महसूस करने लगते हैं। इसके अलावा आपका फोकस भी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन आपके अंदर हो जाती है, फोकस आपका आउट हो जाता है। तो कोशिश करें कि इस दौरान जब आप सीरियसली पढ़ने बैठे हैं तो उससे पहले भी आप वाटर इंटेक करें, और उस दौरान भी थोड़ा थोड़ा वाटर इंटेक करते रहें, ताकि आपका डिहाइड्रेशन पे आपकी बॉडी ना जाए, ठीक है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि सिटिंग पोस्चर जो है वो आपका ऐसा होना चाहिए कि आप एक अपराइट पोजीशन में बैठे, और बहुत ज़्यादा लीन पोजीशन में ना आए, बहुत ज़्यादा कोई ऐसी अनकंफर्टेबल पोजीशन में ना बैठे कि जहाँ आप जल्दी फटीग हो जाए, थक जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, अब इसके अलावा जो बात है वो ये है कि अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज का मैंने आपको बताया कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या चीज़ें शामिल होती है कि जो कि आप मिडल ऑफ जब आप ब्रेक ले उस वक्त कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में एक चीज़ होती है कि आप इनहेल करें फॉर 4 सेकेंड्स, यानी काउंट करके 1 2 3 4 तक इनहेल करें, फिर उसको 4 सेकेंड्स तक होल्ड करें ब्रेथ को अपने, ठीक है ना। और उसके बाद फिर 4 सेकेंड तक उसको आहिस्ता आहिस्ता करके एक्सेल करें। तो ऐसे 3 4 दफ़ा रिपीट करने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेशन भी अच्छी हो जाती है, और साथ साथ जो है वो आपको एक ब्रेक मिलता है, जो फोकस आपको थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे हमने बताया कि जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो होता क्या है, लर्निंग प्रोसेस में क्या आता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही होती है उसको हम एनकोड करते हैं, और उसके बाद फिर हम उस इंफॉर्मेशन को किसी जगह स्टोर करते हैं, ठीक है ना। और इस इंफॉर्मेशन को हम जहाँ कहीं भी स्टोर करते हैं वहाँ से दोबारा एक दफ़ा चेक करते हैं। जैसे आपने कोई प्रोसेस किया, उसको चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चंस अपने आप से क्वेश्चंस पूछ के कि यार कुछ क्वेश्चंस डिज़ाइन करते चले जाइए साइड में, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो लिखते चले जाइए, जब वो बात ख़त्म हो उन क्वेश्चंस को अपने आप से पूछ के आप उस इंफॉर्मेशन को एक दफ़ा रिट्रीव करके देख सकते हैं कि उसमें से कितना पोर्शन आपको याद रहा या कितना आप भूल गए, ठीक है ना। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर आप इस प्रॉस्पेक्ट से पढ़ेंगे कि कल आपको ये चीज़ किसी और को पढ़ानी है, तो वो उस दौरान आप जिस जिस फोकस या कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे
वो चीज़ आपको क्या करेगी, एक एज देगी, इसकी वजह से आपको वो चीज़ ज़्यादा आपके अंदर जो है वो अच्छी तरह स्टोर होगी। तो ये बेसिकली आज का जो बेस सेशन था वो यही था। इसमें कुछ स्लाइड्स मेरे पास और है, तो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि बार बार ये कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियरेशन में फ़र्क पड़ जाता है, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो एक मैंने जैसे आपने बहुत सारी ये बात करते हैं कि एक इंटेंशन है हमारा, या उसको इंट्यूशन भी कहते हैं हम लोग, और इमेजिनेशन में क्या फ़र्क है। एक इंटेंशन है कि मैंने इरादा किया, और इमेजिनेशन में क्या फ़र्क है। ये कभी कभी ये बड़े इश्यूज आ जाते हैं छोटे छोटे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। देखिए इंटेंशन का मतलब क्या होता है कि आपने एक चीज़ को एक रॉ फॉर्म में सोचा कि मेरा ख्याल है कि मैं ये काम करूँगा, ठीक है ना। तो एक बिल्कुल रॉ फॉर्मेट में आपका एक आइडिया होता है जो आपके ब्रेन में मौजूद होता है। लेकिन अगर आप उसका कोई खाका दिमाग में बना लें, कि पिक्चर्स के साथ एसोसिएट कर लें कि यार ये काम इस तरह, या इसका कोई वर्किंग पाथ बना लें दिमाग में कि यार ये इस तरह इस तरह इस तरह ये काम होगा, तो ये क्या होता है कि ये कंप्लीट आपका क्या होता है, ये इमेजिनेशन आपका हो जाता है, ठीक है ना। कि इसको कहते हैं इमेजिनेशन। तो इंटेंशन और इमेजिनेशन में ये फ़र्क है कि आप किसी चीज़ को सोच लें, जैसे आपने सोच लिया है कि यार मैं यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रैवल करूँगा, ये आपका इंटेंशन है। लेकिन आपने उसको डिटेल दिया कि भाई यहाँ से चलूँगा, फिर यहाँ से पेट्रोल डलवाऊँगा, यहाँ बढ़ूँगा, पूरा उसको एक रोड मैप दे दिया आपने। वो आपका क्या बन जाता है, वो इमेजिनेशन बन जाता है। तो इस तरह जो भी हमारे जहन में आइडियाज़ होते हैं, उसका भी ये ट्रैक होता है कि पहले हम उसके बारे में एक इंटेंशन क्रिएट करते हैं, वो इंटेंशन से उसके ऊपर हम खाके बनाते हैं, कंप्लीट उसके एक इमेजेस बनाते हैं, वो हमारा इमेजिनेशन कहलाता है, ठीक है ना। इमेजिनेशन जो होता है वो एक कंप्लीट फॉर्मेट होता है कि जो कि हमने बना लिया होता है किसी काम को करने के लिए। उसके अलावा एक चीज़ ये बात समझ लीजिए कि बहुत सारे बच्चों से, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, उससे बात करेंगे तो वो हमेशा बताते हैं या कंप्लेन करते हैं कि जी अ, एक गुड मेमोरी, यार इनको बड़ी जल्दी चीज़ें याद हो जाती है। एक होता है बैड मेमोरी, या जल्दी याद नहीं होती। या फिर दूसरा एक इसका वर्जन ये भी होता है कि आप के साथ कुछ अच्छा हुआ, वो आपकी गुड मेमोरीज में चला जाता है। जो आपके साथ बुरा हुआ वो आपके साथ बैड मेमोरीज में चला जाता है। तो हमने वो मेमोरीज जब लेके घूमते रहते हैं, गुड मेमोरीज बैड मेमोरीज। अब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने कहा जी देर इज़ नो सच थिंग लाइक गुड मेमोरीज और बैड मेमोरीज। तो गुड मेमोरीज कोई चीज़ होती है, तो बैड मेमोरी कोई चीज़ होती है, ठीक है ना। तो ओनली थिंग विच एग्जिस्ट इज अ ट्रेड मेमोरी, कि अपनी मेमोरी को आप कैसे ट्रेड करते हो, अपनी मेमोरी को कैसे ट्रेड करते हो, वो बेसिकली काउंट करता है, ठीक है ना। तो देर इज नो सच थिंग लाइक गुड मेमोरी और बैड मेमोरी, ठीक है। इट इज ओनली ट्रेड मेमोरी। ट्रेड मेमोरी जो है वो बेसिकली ऐसी चीज़ होती है जो आपको आपको प्रैक्टिस के साथ करनी पड़ती है, ठीक है ना। मैं इसको और समझाने के लिए मैं थोड़ा सा और फर्दर चला जाता हूँ। देखिए क्या होता है फीलिंग्स। फीलिंग्स क्या होता है कि जब आपके एनवायरनमेंट में कुछ भी आपके साथ होता है, गुड होता है या बैड होता है, तो वो आपकी फीलिंग्स होती है, ठीक है ना। फीलिंग्स और भी हो सकती है, हॉट कोल्ड वट एवर, दिस इज कॉल्ड अ फीलिंग, ओके। ये फीलिंग्स क्या है, ये आपके कॉन्शियस माइंड से जनरेट होती है, क्योंकि आपके हवा से खमसा काम कर रहे होते हैं। वो आपको एक काइंड ऑफ अ फीलिंग देते हैं कि यार ये फीलिंग है, वो आपका कॉन्शियस माइंड उस बारे में सोच रहा होता है। तो उसका मैसेज जब आपके ब्रेन को जाता है उन फीलिंग्स का, तो वहाँ से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसे हम इमोशन कहते हैं, ठीक है ना। वो क्या होता है, वो कॉन्शियसली भी हो सकता है या सब कॉन्शियसली भी हो सकता है, वो इमोशन होता है, वो बेसिकली एक काइंड ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है ना। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी मेमोरी को कैसा ट्रेन किया हुआ है। उस फीलिंग को मतलब समझिए कि आपके पास दो तीन अलग अलग तरह के बिन्स हैं जो आपने रखे हुए हैं। तो अगर आप अपनी फीलिंग्स को किस बिन में डालना पसंद करेंगे, फीलिंग्स तो एक नॉर्मल है जो आपको हो गई, उन फीलिंग्स को अगर आप गुड मेमोरी की बिन में डालेंगे तो वो मेमोरीज गुड मेमोरीज में चली जाएगी। अगर आप उन्हीं फीलिंग्स को बैड मेमोरी के इसमें डालेंगे तो वो जो आपकी फिर आप वहाँ जब बैड मेमोरी में उसको डालेंगे तो वहाँ से जो इमोशंस जनरेट होंगे वो नेगेटिव इमोशंस जनरेट होंगे। अगर आप उसको गुड मेमोरी में डालेंगे तो पॉजिटिव इमोशंस जनरेट होंगे। अब ये विद प्रैक्टिस आप इसको ऐसा ट्रेन कर सकते हैं कि आपके साथ होने वाले जो भी बातें हैं, अच्छी बातें हैं या बुरी बातें हैं, उसको किस तरह से बिन करना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ गलत ही हो गया आपके साथ, जब गलत हो गया तो किसी और की वजह से हुआ, उसमें आपका कसूरवार नहीं थे फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ में, तो उसमें सबसे
इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि बाज़ औक़ात हम उसके बारे में बैड फील करते हैं, दैट वी पुट ऑल दिस थिंग, दिस मेमोरी इनटू अ बैड मेमोरी, दैट बैड मेमोरी क्रिएट नेगेटिव इमोशंस, एंड वो जो इमोशंस जो है ना, आपको पता है वो एनर्जी है। जो भी इमोशन आपके अंदर पैदा हो रहा है, चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो आपकी बॉडी की एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। उस एनर्जी से आप काम उठा सकते हैं, काम ले सकते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। तो आपने ये ट्रेन करना है, तो इसलिए देखिए वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह की, लेकिन आप देखिए कि खुद इस्लाम ने ये बात बताई है बहुत दफ़ा, हमें ट्रेन करने की कोशिश की है। इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न, इसी रीज़न की वजह से। इसमें क्या है कि देखिए सबसे बड़ा सदका जो है, वो कहते हैं किसी को माफ़ कर देना। सबसे बड़ा सदका माफ़ कर देना। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे साथ बुरा हुआ, किसी ने बुरा किया, ऑब्वियसली इट्स अ बैड फीलिंग फॉर माई सेल्फ, ओके। देन क्या हुआ कि मैंने एज अ रिटर्न उसको सोचा कि नहीं यार, मे बी दिस गाय हैज सम प्रॉब्लम, सम इश्यूज, आई शुड नॉट, इस तरह से हमें इसको परसीव नहीं करना चाहिए, चलो मैं इसको माफ़ कर देता हूँ। जिस वक्त वो जो मेरी बैड फीलिंग थी, जिस टाइम मैंने उस बंदे को माफ़ किया, उस वक्त आपके ख्याल से मेरे अंदर कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी? लेट्स रिप्लाई ऑन द चैट। आप मुझे चैट में बताइए लिख के कि कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी मेरे अंदर। जी, एनीवन? कोई जवाब देगा? एंगर? नहीं देखिए, एंगर तो क्या हुआ कि अमन ने कहा एंगर, लेकिन एंगर बेसिकली, एंगर बेसिकली जब पैदा होगा, जो मेरी बैड फीलिंग है ना, तो एंगर है। लेकिन वो एंगर जब पैदा हुआ तो मैंने अपनी मेमोरी के हिसाब से उसको ऐसा ट्रेन किया, मैंने कहा नहीं यार, क्योंकि ये मेरी बैड फीलिंग है, लेकिन क्योंकि ये बंदा शायद इसका कोई इशू है, ये कोई जो भी कुछ है, मैंने उसको माफ़ कर दिया। तो जिस टाइम उसको माफ़ करूंगा, तो व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस विल जनरेट इन माई सेल्फ, मेरे अंदर कौन सा इमोशन जनरेट होगा? जी, हाँ, पीसफुल एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, गुड। आयशा, वैसे गुड आंसर दिस वन, कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी, तो वो चीज़ जो कि बेसिकली आपको बैड फील हुई, आपकी बैड मेमोरी थी, उस बैड मेमोरी को आपने उस बंदे को माफ़ करके एक पॉजिटिव एनर्जी गेन कर ली, और दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग योर मेमोरी। जिससे हमें कहते हैं ना कि ट्रेन किस तरह किया जाए मेमोरी को। मेमोरी को इस तरह ट्रेन की जाती है, तो मैंने जो स्लाइड आपको दिखाया, वो ये था कि देर इज़ नो गुड मेमोरी, देर इज़ नो बैड मेमोरी, देर इज़ ओनली अ ट्रेड मेमोरी। तो अपनी मेमोरी को आप इस तरह ट्रेन करें कि अपनी उन सब बातों से आप एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करें, और उस पॉजिटिव एनर्जी को काम में लाकर अपने लिए बहुत सारे ऐसे काम जो आप चाहते हो वो कर सकें। सो टुडे का, आज का लेसन ये था, हमारा यहाँ तक कंप्लीट था। इसमें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये आपको दोबारा से एक दफ़ा देखना पड़ेगा रिवाइज करके, जो पॉइंट्स मैंने बताए। तो आप लोगों को क्वेश्चन है या इस बारे में कोई बात करना चाहते हैं, तो माइक खोल के बात कर लें, क्वेश्चन पूछ लें। एनीवन? एनी क्वेश्चन? ओके देन, फिर हम आज का सेशन यहाँ कंक्लूड करते हैं। आई होप ऑल द बेस्ट फॉर यू। इंशाल्लाह हो सकता है ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो। और इसके बारे में कुछ अगर आप लोग के जहन में सवाल आ रहे हैं, तो ग्रुप पे डाल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इसके बारे में फर्दर जानना चाहते हैं, तो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्टेप बाय स्टेप इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है, जो कि एक दफ़ा मुझे अंदाज़ा है कि समझना इतना आसान नहीं है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, तो मैं इसकी पीडीएफ फाइल या पावर पॉइंट की जो फाइल है या पीडीएफ फाइल जो भी है, तो उसको आपको शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।